बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात तक 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आखिरी T20 मैच जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचा और पाकिस्तान ने ना सिर्फ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की बल्कि सीरीज़ को भी 2-1 से अपने नाम कर लिया। वो कि सीरीज़ पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, मां सिवाय इस मैच के क्या ये पाकिस्तान का ब्रांड क्रिकेट है या पाकिस्तान माजी में भी क्या इस किस्म की क्रिकेट खेलता आया है और पाकिस्तान की क्रिकेट किस संत में जा रही है और फिर पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। आज बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे T20 मैच में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। पाक आयरलैंड सीरीज कवरेज की वजह से इंग्लैंड में नशर ही नहीं हो रही। कवरेज देखकर लग रहा है जैसे कोई क्लब का मैच टेलीकास्ट हो रहा है। अगर भारतीय टीम के साथ ये सूरत हाल होती तो BCCI कभी ऐसी कवरेज की इजाजत ना देता। रमीज राजा। व्हाइट बॉल बैट कोच गैरी क्रिस्टन 19 मई को पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। शाहीन आफरीदी पैदाइशी कप्तान है, उसने वो काम किया जो डिविलियर्स और मोहम्मद हफीज ना कर सके। आतिफ राना। पाकिस्तान विमेंस टीम ने काउंटी ग्राउंड में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पाक इंग्लैंड का दूसरा T20 मैच 17 मई को खेला जाएगा। मैं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और वेस्टइंडीज को देखना चाहता हूं और ऐसा ही होगा। ब्रायन लारा। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नजमुल हसन टीम के कप्तान मुकर्रर। फ्रेंचाइज खिलाड़ी को IPL में इतनी ज्यादा रकम अदा करती हैं जो वो अपने मुल्क से 2-3 सीजन खेलकर भी नहीं कमा सकते। भारतीय बोर्ड प्लेऑफ मरहले ना खेलने वाले खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद करे। सुनील गावस्कर। हॉकी सिर्फ कौमी खेल नहीं, कौमी फख्र है। हुकूमत की तरफ से हॉकी टीम को पूरी सपोर्ट और ओनरशिप मिलेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान का सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग में कामयाबियों का सफर जारी। ग्रीन शर्ट्स ने तुर्कमानिस्तान को 3-1 सेट से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बॉक्सर इलियास हजारा ने भारतीय बॉक्सर गुरजन सिंह को हराकर गोल्ड मेडल और ट्रॉफी जीत ली। बॉब वुलमर की बर्थडे पर मैच JDC 11 ने जीत लिया। ईदी 11 को 4 विकेटों से शिकस्त। नया नाज़माबाद पर अनजहानी कोच की सालगिरह का केक काटा गया। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि आज पाकिस्तान के अनजहानी कोच बॉब वुलमर की सालगिरह भी है और बॉब वुलमर के नाम से जो कराची में क्लब है बॉब वुलमर क्रिकेट क्लब, जिसको जो है वो शाहिद नवाब साहब रन करते हैं, आज उसकी सालगिरह के सिलसिले में आज एक मैच भी रखा गया और ये वही बॉब वुलमर क्लब है कि जहाँ से पाकिस्तान के अंडर-19 कप्तान साद बेग भी खेलते रहे। इसके साथ साथ आज जो तस्लीम आरिफ है, पाकिस्तान की ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन, आज उनकी भी सालगिरह है और पाकिस्तान को के लिए एक मौके पर उन्होंने जब अपना पाकिस्तान के लिए खेले तो एक तवील अरसे तक जो थे वो 210 रन बनाकर बतौर विकेट कीपर बैट्समैन सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में तस्लीम आरिफ साहब शामिल थे और बाद में फिर उनके इस रिकॉर्ड को एंडी फ्लावर ने ब्रेक किया था। एक ऐसे प्लेयर जो अपने वक्त से बहुत पहले पैदा हो गए थे, अगर इस दौर में होते तो यकीनी तौर पर आज हॉट केक के तौर पर लिए जाते। अल्लाह ताला मरहूम तस्लीम आरिफ साहब की मग़फ़िरत फरमाए। आज उनकी सालगिरह है और GTV और जी स्पोर्ट्स अपने हीरोज़ को भूलता नहीं है, चाहे वो इस दुनिया में हों या इस दुनिया से कूच कर गए हों, लेकिन उनकी यादें जो है वो हमारे जहन में हमेशा जो है वो रहती हैं। तो आज तस्लीम आरिफ साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं, जो कराची क्रिकेट के लिए सर्विसेज दी हैं और जो नेशनल बैंक के लिए सर्विसेज उनकी रही हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही। बतौर कमेंटेटर भी जो थे तस्लीम आरिफ जो थे वो बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर थे और ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट थे। तो तस्लीम भाई की फैमिली को आज के दिन हम उनकी जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो ये थे तस्लीम आरिफ साहब और इसके साथ साथ हम हमारे शोज़ में अक्सर जो गेस्ट हमारे आते हैं हम उनका भी तस्करा जो अपने शोज़ में करते हैं। तो जनाब ज़हीरुल हसन साहब जो हमारे शोज़ के अक्सर गेस्ट होते हैं, स्टेट बैंक से उनका ताल्लुक़ है और जिस तरह मैं बार बार बात करता हूँ कि स्टेट बैंक में स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने ग्राउंड बनाया, तो आज ज़हीरुल हसन साहब जिनको आप इस तस्वीर में सेंटर में देख रहे हैं, आज इनकी भी सालगिरह है। तो ज़हीर भाई को जी स्पोर्ट्स की जानिब से, GTV की जानिब से, मेरी जानिब से, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकीन की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ज़हीर भाई बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जनाब आप देख सकते हैं इसमें आबिद अली, बाबर आजम जैसे प्लेयर जो है वो, फ़र्रुख शहजाद जैसे प्लेयर
जो हैं वो मौजूद हैं। और एक ज़माने में जब रमीज़ राजा साहब ड्रॉप इन पिच लगाना चाहते थे आरिफ हबीब साहब के नया नाज़िमाबाद के ग्राउंड पर, तो ज़हीरुल हसन साहब भी उसके कंसल्टेंट थे। तो ये तो जनाब रहा इस शो में भी ज़हीरुल हसन साहब को आपने देखा, उनके क्लिप्स अभी आपने देखें। तो ये तो जनाब बॉब वुलमर साहब के हवाले से, तस्लीम आरिफ साहब के हवाले से और ज़हीरुल हसन साहब के हवाले से कि आज उनके दिन थे। तो जी टीवी जी स्पोर्ट्स हमेशा याद रखता है अपने दोस्तों को, अपने हीरोज़ को। तो यकीनी तौर पे हमारी तरफ से उनको ये एक ट्रिब्यूट था, एक हमारी तरफ से उनको एक ऑनर था। अब बात कर लेते हैं उस मैच की कि जहाँ पर आज पाकिस्तान ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। इस मैच की समरी पे एक निगाह डालेंगे और उसके बाद इस मैच को फिर एनालाइज करेंगे अपने क्रिकेट एनालिस्ट से। ये आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे समरी है कि जहाँ पे आयरलैंड ने पहले बैटिंग की 178 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पे। टकर ने एक और ज़बरदस्त बारी खेली, 73 रन बनाए। गुज़िश्ता मैच में भी उन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की और बलब्रेंड ने 35 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा टैक्टर 30 रन बनाने में कामयाब रहे। महज 14 रन देकर शाहीन शाह आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की हैं और पाकिस्तान ने 17 ओवर में 181 रन स्कोर किए 4 विकेटों से कामयाबी, 4 विकेटों के नुकसान पर। 75 रन बनाए बाबर आजम ने, 56 रन बनाए रिजवान ने और एडायर ने 3 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान ने 6 विकेटों से ना सिर्फ इस मैच में कामयाबी हासिल की बल्कि साथ साथ पाकिस्तान इस सीरीज़ को भी अपने नाम करने में कामयाब रहा। तो ज़बरदस्त पाकिस्तान ने सीरीज़ तो अपने नाम कर लिए, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान खेला है उसको भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने तस्लीम आरिफ साहब के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली, उनके अगेंस्ट भी काफ़ी क्रिकेट खेली और साथ साथ जो है उन्होंने जब अपना टेस्ट का डेब्यू किया तो उस टेस्ट मैच का भी हिस्सा थे तस्लीम आरिफ साहब के, जहाँ लाहौर में इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया। पाकिस्तान के वो बदकिस्मत खिलाड़ी कि 1975 में पाकिस्तान की जिस अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड का टूर किया था, वो उस वक्त उस टीम के कप्तान थे जिसमें जावेद मियां जैसे लेजेंडरी प्लेयर मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं, सिफारिश होती है और किसी की कोई अप्रोच नहीं होती तो वो ज़्यादा क्रिकेट या ज़्यादा अपने शोबे में एक्सेल नहीं कर पाता। लेकिन सलाहियतों से ये माला माल थे, इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड बॉलर। और अगर जिस तरह मैं बार बार बहुत सारे प्लेयर्स के लिए कहता हूँ इस दौर में होते तो हॉट केक के तौर पर लिए जाते और इनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होती। लेकिन अपने वक्त से पहले इस दौर की क्रिकेट इन्होंने खेलते थे और इस दौर की क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर थे। झारन अंदाज से भी खेलते थे, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते थे, फील्डर भी बड़े गजब के थे। मेरे साथ मौजूद है जनाब फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम। और अली बहुत शुक्रिया आपका, आपके इंट्रो का, और जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम का आगाज किया है ना, मैं समझता हूँ कि तस्लीम आरिफ को जिस तरह आपने ट्रिब्यूट पेश किया है उनकी सालगिरह पर, और जिस तरह उनकी खिदमात थी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, नेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं समझता हूँ ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा सराहता हूँ इस सिलसिले में कि ऐसे क्रिकेटर बहुत कम पैदा होते हैं। और मैंने तस्लीम आरिफ के साथ बहुत वक्त गुजारा है, उनके साथ अगेंस्ट नेशनल बैंक भी हबीब बैंक की तरफ से मैं खेलता था। मगर मुझे अफसोस है कि जिंदगी में वफा नहीं की, और वो इतने ही खूबसूरत शख्सियत थे, वो क्रिकेट के बहुत दिलदादा थे। हमेशा उन्होंने क्रिकेट को ना मुकद्दम रखा, सबसे आगे रखा। और मैं समझता हूँ आज उनकी सालगिरह में मैं आई एम गोइंग बैक टू दोज मेमोरीज, जबकि उनके प्यार मोहब्बत और उनके वो जो ह्यूमरस कमेंट्स होते थे ड्यूरिंग दी मैचेस मैं कभी नहीं भूला। और जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कमेंटेटर्स का, तो मैं समझता हूँ तस्लीम आरिफ भी एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन किस्म की शख्सियत और कमेंटेटर थे। और अली मैं आपको बहुत ज्यादा सराहता हूँ कि आप ऐसे कैरेक्टर्स को याद कर रहे हैं जिनका अभी जिक्र हमारी क्रिकेट के एनल्स में नहीं रहता, और ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ आपको जाता है। और आपकी इस जो दिल जमई के साथ आप इनके बारे में जिस तरह तस्करा करते हैं, ऑल हैड्स टू यू माय डियर सर, थैंक यू सो मच। और ये हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, मेरे जो प्रोड्यूसर है फैज़ान मुस्तफ़ा रफ़ी, ये हम सब की एक जॉइंट एफर्ट होती है। चूँकि स्क्रीन पे मैं सामने होता हूँ इसलिए शायद लोग मुझे समझते हैं, लेकिन बहरहाल एक पूरी हमें एक सपोर्ट होती है अपने मैनेजमेंट की जानिब से। और मेरे जो प्रोड्यूसर है वो फैज़ान मुस्तफ़ा, वो सारी फुटेजेस निकालते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बहुत सारी, क्योंकि तमाम तर गुफ्तगू में ये चीज़ तस्करे से रह गई है कि बहुत सारी जगहों पर जो इनकी वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो सालगिरह की डेट जो है वो चेंज है। बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं, लेकिन जो एक्चुअल डेट है हमने उसके हवाले से आज हमने जो है वो बात की है। बहरहाल अजहर भाई जरा वापस आ जाते हैं जरा पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब। आपने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। ये जो पाकिस्तान ने सीरीज खेल रही है आयरलैंड से, गो कि अगर हम पेपर पे देखते हैं तो नतीजा हमारे हक में रहा है, लेकिन जिस ब्रांड की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, जिस अंदाज की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, आपको लगता है कि आयरलैंड को हरा के हमें इतना ही खुश होना चाहिए जितना हम खुश हैं?
जी अजहर भाई। जी अली, मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही समुंदर को चूजे में बंद कर दिया। वो इसलिए कि पाकिस्तान की जो टीम की प्रेपरेशन है ना फॉर द वर्ल्ड कप, वो ये नहीं जिसके हम मुतलाशी है और हम जो देखना चाहते हैं। अभी तक आप मुझे बताएं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लोजली क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अभी तक हम अपने 15 खिलाड़ी जो है वो अनाउंस नहीं कर सके। नंबर 2, हम आयरलैंड को जीतकर उन कंडीशंस में जो कि टेलर मेड थी बैटिंग के लिए, इतनी खूबसूरत पिचेस मैंने कम आयरलैंड में देखी है, क्योंकि मैं आयरलैंड में भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता रहा हूँ। और मुझे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है ना, वो अभी तक हम उसको न्यूलिफाई नहीं कर सके। अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि हमारे पास टॉप लेवल के जो बॉलर्स हैं उनमें स्पिनर्स हमारा ज्यादा बेहतर है या हमारे फास्ट बॉलर हैं। शहनशाह अफरीदी के अलावा हमारे पास जब भी हम बॉलिंग करते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद आप देखें कि अगर न्यूजीलैंड की जो टीम आई थी उनके 11 खिलाड़ी मौजूद नहीं थे और वो पाकिस्तान में सीरीज बराबर करके चले गए। तो जब हम पहला मैच हारे तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। उसकी वजह भी यही थी कि पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये नहीं है कि हम बड़े आराम से ये मैचेस जीत रहे हैं। हमें ये देखना कि हमारे लूप होल्स कौन से हैं, हमने इन चीजों को किस तरह अपना न्यूलिफाई करना है, हमने किस तरह अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बाबर करवाना है कि हम वर्ल्ड कप में जाएं तो हमें कोई परवाह ना हो कि हमारा ओपनर कौन है, हमारा मिडिल ऑर्डर कौन है और हमारे पास टेल एंडर्स में जो बैटिंग कर सकते हैं वो कौन है। हमारे पास अभी तक शहनशाह अफरीदी के अलावा किसी बॉलिंग ने हमें इम्प्रेस नहीं किया और हमने एक मैच में 192 लीग कर दिए, एक में 182 कर दिए और एक में 180 कर दिए। तो ये कोई अच्छा शुगर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हमारी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है और ये बार बार आप इस तरह के रन चेज नहीं करते। जहां भी आपको अच्छी ऑपोजिशन मिली, अच्छी बॉलिंग मिली, तगड़ी बॉलिंग मिली। और आज देखें कि ये पहला मैच नहीं है, पिछले मैच में भी आयरलैंड की टीम ने बड़े आसान 2 कैचेस छोड़े जिससे पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया और आज भी हमने 2 मैच के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस छोड़े। तो इससे जाहिर होता है कि हमारे पास मैच जीतने की मतलाशी हम जरूर है। हम बड़े खुश हैं कि हमने सीरीज 2-1 जीती, मगर पाकिस्तान की टीम की जीत वो नहीं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये वर्ल्ड कप जो है इसलिए इम्पोर्टेंट मैं समझ रहा हूँ कि आपने लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है। तो क्या हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं जिसमें कि हमें अभी नहीं पता कि हमारे 15 जो खिलाड़ी हैं वो कौन होंगे। ठीक है सर, आपने स्ट्रेंथ की बात की है तो स्ट्रेंथ पाकिस्तान की है क्या? क्योंकि एक ज़माने में कहा जाता था कि स्पिनर्स पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हैं, आज स्पिनर के हवाले से कहत पड़ा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में फॉर्मेट बदल बदल के देख लिए, अपने सिस्टम बदल बदल के देख लिया, स्ट्रक्चर बदल बदल के देख लिया, आज तक हम जो है वो कोई ढंग का ऑफ स्पिनर सईद अजमल के बाद से तलाश नहीं कर सकें। फिर लेग स्पिनर के ऊपर बात आती है तो हमने शादाब पे इतना इन्वेस्ट किया, शादाब तो कभी कभी बॉलिंग भी हमें करते नजर नहीं आते। उसामा मीर हमें एक मिला, उसामा मीर को हमने ड्रॉप कर दिया। उस्मान कादिर को हमने डेवलप नहीं होने दिया। जाहिद महमूद को हमने जो है वो पता ही समझ ही नहीं सके कि किस फॉर्मेट का बॉलर है। तो लेग स्पिनर हमारा इस तरह से जो है वो खत्म हो गया। फास्ट बॉलिंग के हवाले से हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि फास्ट बॉलर को हमारे 170 180 रन पड़ रहे हैं, वो तो 200 रन भी कर सकते थे अगर जो उनके जो बाद में आयरलैंड की बैटिंग अगर कोलैप्स नहीं करती। तो हमारी स्ट्रेंथ है कि हम किस स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आपने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ ना पाकिस्तान की पूरी जो बॉलिंग है ना उसका एक खुलासा पेश कर दिया है। अभी आपने एक बॉलर का नाम नहीं लिया जो कि पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है, वो है इब्रार अहमद। अब मुझे ये बताएं कि अगर इब्रार अहमद पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है और वो खेल नहीं रहे तो पाकिस्तान की टीम की क्या स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है स्पिनर्स में? एक मैच के बाद आपने शादाब खान को निकाल दिया, उसके बाद आपने कोई ऑफ स्पिन जो है इफ्तिखार अहमद जो आपका मेन मतलब है कि बॉलिंग कर सकता है उसको आपने बॉलिंग नहीं कराई और इब्रार अहमद को तो आपने मैच को खिलाया ही नहीं। तो क्या आप वो इंग्लैंड में जाके वो 4 मैचेस में मैच सर वर्ल्ड कप में इब्रार के साथ यही किया था, अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप में भी वो बेंच पे बैठा रहा था। जी बिल्कुल आपने सही कहा और इसलिए मैं इब्रार अहमद की बात कर रहा हूँ कि जब आप मिस्ट्री स्पिनर का नाम लेते हैं तो अगर आप उसको आयरलैंड के खिलाफ नहीं खिला सकते तो क्या आप इंग्लैंड के खिलाफ उसको खिलाने का रिस्क लेंगे? तो अगर उसको नहीं खिलाना तो क्या वो पहले 15 में आने का लायक होगा? ये मुझे चीज समझ नहीं आती कि अगर एक बॉलर के पास एक हिडन टैलेंट है, वो लेग ब्रेक भी कर सकता है, कैरम बॉल भी कर सकता है, वो फास्टर वन भी कर सकता है, तो अगर वो नहीं खेलेगा
तो अपनी टैलेंट को कहाँ पर एक्सपोज करेगा? उसके लिए तो फिर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो स्ट्रेट अवे आप उसको वर्ल्ड कप के लिए लेके जाएंगे कि जी उसको छुपा के रखा है, अब वो जब खेलेगा तो तब पता चलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको आपने पहले 2 मैचेस खिलाए, वो एक्सपोज हो गया, उसको मार पड़ी, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। ये इस तरह टीमें नहीं बनती। ना आपके स्पिनर्स का पता है, ना आपको अभी अपनी फास्ट बॉलिंग का पता है। अपार्ट फ्रॉम शहनशाह अफरीदी, आज हसन अली को आपने खिलाया तो उसने 3 ओवर में देखें कितने रन लीड कर दिए, ऑलमोस्ट 40+ रन उसने दे दिए। इससे क्या जाहिर होता है कि हम अभी भी मैच जीतना जो है वो अपनी जगह पर, मगर अपने जो लूप होल्स हैं अगर उस पर आप काम नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं पता चलेगा कि जैसा आपने कहा कि स्ट्रेंथ कौन सी है, इज इट फास्ट बॉलिंग, इज इट स्पिनर्स, और इसमें आपको अगर आजम खान को देखेंगे तो आज फिर उसका एक कैच ड्रॉप हुआ 300 रन पर। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारी टीम जो है ना वो अभी तक, अगर हम बहुत जश्न मनाएं और बहुत मुसरत फील करें कि हमने आयरलैंड को हरा दिया, तो आयरलैंड की इंटरनेशनल रैंकिंग आपके सामने है, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो करते हो क्रिकेट को। ठीक है अजहर भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अजहर भाई चूंकि सिलेक्टर भी रहे हैं क्या क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, तो जरा उन पहलुओं के हवाले से भी इनसे मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश करेंगे, इनका जो वर्जन जानने की कोशिश करेंगे कि अजहर भाई की मुख्तलिफ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से क्या सोचे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब, जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी में भी पाकिस्तान को सर्व किया और इनकी जो आई है उसने पाकिस्तान को कई टेस्ट क्रिकेटर दिए। अजहर खान साहब हमारे साथ बजरिया टेलीफोन कॉल दोबारा जुड़ चुके हैं। अजहर भाई अब ये बताइएगा कि हम पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसके हवाले से हम बात करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका आज तक जो है वो मामला सेट हो ही नहीं सका। स्ट्रक्चर हम बार बार तब्दील कर रहे होते हैं, कभी डिपार्टमेंट को खिला रहे होते हैं हम रीजन के साथ, कभी रीजनल क्रिकेट पे हम चले जाते हैं, कभी हम जो है वो सिटी वाइज क्रिकेट के ऊपर चले जाते हैं, कभी अलग ट्रॉफीज इनकी हो रही होती हैं। तो ये पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं, हबीब बैंक को भी आपने लीड किया है, तो ये जो तमाम तर मसाइल हैं इसकी जड़ तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है जो हम सही से ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। अली, मुझे महसूस ये हो रहा है कि अगर आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हबीब बैंक था, PIA थी, UBL था, MCB थी, अलाइड बैंक थी, रेलवेज थी, ये कहाँ गई टीमें? ये तो खत्म हो गई, इनका तो नामो निशान नहीं। अब जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, नो डाउट कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर मुझे जो महसूस होता है वो ये है कि हमने इतने हिट एंड ट्रायल बेसिस पर हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। हम जो थे वो प्रोडक्ट थे कॉलेज की क्रिकेट के, स्कूल की क्रिकेट के, यूनिवर्सिटी की क्रिकेट के और डिपार्टमेंट की क्रिकेट के। ये वो हमारा जो ओढ़ना बिछोड़ना था ना, वो हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट थी। और इतनी जबरदस्त खिलाड़ी वहां से प्लेयर कुंदन बन के निकलते थे कि आप यकीन करें कि पाकिस्तान टीम में खेलना आसान था, मगर डिपार्टमेंट की तरफ से खेलना जो था वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा अजहर भाई, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब ने भी, उनको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। जी वालेकुम सलाम। जरा रऊफ की आवाज प्लीज जरा स्टूडियो में थोड़ी सी लाउड कर दीजिएगा। अभी अजहर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अभी हम बात करते हैं, पाकिस्तान ने सीरीज जरूर अपने नाम कर ली है, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट खेली है, मैं आपके व्लॉग्स भी देख रहा था, आपका यूट्यूब चैनल भी मैं फॉलो कर रहा था, तो आप भी खुश नहीं है उससे। अजहर भाई भी कह रहे हैं कि सीरीज जीत जरूर गए, ऑन पेपर हम जीत गए, लेकिन बहरहाल जो क्रिकेट हमने खेली है वो ऐसी नहीं खेली है कि आयरलैंड जैसी टीम के सामने इस तरह में खेलना चाहिए था। आपके क्या ख्याल हैं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं, और अजहर भाई ने भी जो मेंशन किया बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि देखें कि ये ट्रेडमार्क नहीं है पाकिस्तान टीम का, क्योंकि आयरलैंड तो एक बहुत ही वीक टीम है और जो इंटरनेशनल अरीना उसमें बिल्कुल न्यू कमर है। तो पाकिस्तान तो एक एस्टेब्लिश्ड टेस्ट क्रिकेट की टीम और लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको तो मेरा ख्याल है कि रियली इसको वाइट वॉश करना चाहिए था। 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से जीतना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है सीरीज में कि पाकिस्तान अपनी जो बॉलिंग आप जैसा कि जानते हैं कि बॉलिंग हमेशा से पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंक रहा है, और इस पूरी सीरीज में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो कैप्टन थे वो अपनी बॉलिंग को बचाने की कोशिश करते रहे हैं। वो चीज पर गए और उन्होंने बॉलिंग पहले ली है,
तो जब आप स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ खेलेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जो आयरलैंड की जो बॉलिंग लाइन थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इस वजह से जब वो 185 या 193 रन उन्होंने किए हैं तो वो पाकिस्तान ने क्वाइट इजीली चेज कर दिए उनके मीडियम पेसर्स के खिलाफ, जब उनके पास स्पिनर्स भी नहीं थे। मगर यही रन अगर आप स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के खिलाफ करवाएंगे जिनकी बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर आपके लिए चेज करना इतना आसान नहीं होगा जितना आप आसानी से आयरलैंड के खिलाफ चेज करते रहे हैं। तो ये जाकर आगे पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ भी हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी और वर्ल्ड कप में भी मेरा ख्याल है कि इसी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई भी, अजहर भाई भी बात करते हैं कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, कहा जाता है फास्ट बॉलिंग को कहा जाता है, क्योंकि आप खुद एक ऐसे एरा में क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान के पास 90s में या 2000 अर्ली 2000 में पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर था। अब हम अनफिट हारिस रऊफ पे तकिया करके बैठे हुए हैं, हम हसन अली को खिला रहे हैं, और जो आज हसन अली के साथ आयरिश बैट्समैनों ने किया है वो सब ने देखा है। तो क्या स्पिन बॉलिंग के साथ साथ ऑफ स्पिन के साथ लेग स्पिन के साथ अब क्या हमारी फास्ट बॉलिंग भी जो है वो, अगर मैं आम जबान में बोलूँ आजकल जो पाकिस्तान में चल रहा है, कि बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी अफसोसनाक चीज़ ये है कि एक तो ये चीज़ है कि आपके पास बॉलर ना आ रहे हो, मगर पाकिस्तान के पास एक लॉट आ रही है बॉलर्स की। आपके पास काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स आए हैं पिछले काफ़ी अरसे में, मगर वो सब के सब इन्होंने ज़ाया कर दिए अपनी नाअहली की वजह से। इनका जो कोचिंग स्टाफ है दुनिया में सबसे बदतरीन है, और जो कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है दुनिया में वर्स्ट कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, जिसमें सारे सिफारशी सब मैट्रिक फेल, सब इनके दोस्त यार oblige किए हैं। इन्होंने जो पढ़े लिखे लोग थे उनको इन्होंने जानबूझकर सिस्टम से बाहर किया, और ये एक पूरी एक मोनोपोली थी इन लोगों की, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को मद्देनजर रखा, पाकिस्तान के मफाद को इन्होंने पसे-पुस डाला और अपने मफादात को सामने रखा, और जितने अच्छे वेल एजुकेटेड और सेंसेबल लोग थे उनको सिस्टम से इन्होंने आउट कर दिया। उसका नज़ला गिरा पाकिस्तान की टीम के ऊपर कि आपके पास बॉलर्स तो आते हैं मगर वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब देखें, किसी को कोई इंजरी हो जाती है, किसी को कोई इंजरी हो जाती है। आपका खुरम शहजाद की मैं मिसाल देता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेले हैं। मैंने 5-6 साल पहले लॉर्ड कलंदर से इनको ट्रायल लिए थे, और उस वक्त भी मैंने देखा तो ये साइड से बॉलिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि आपको ये इंजरी हो सकती है, आप अंदर आए। बदकिस्मती ये है कि 5-6 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये कोचिंग पैनल के अंडर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं। 6 साल के बाद जब उनको दोबारा देखा मैंने टीवी पे, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रहे थे, वो उनका वही प्रॉब्लम था जो 6 साल पहले जब उन्होंने बिगिनिंग की थी। और इसी तरह फिर जो इनका मेडिकल पैनल है वो कम्प्लीटली वो इलिटरेट, और वो मेरा ख्याल है कि नाकस तरीन आप उसको पैनल कह सकते हैं, जो जिनमें प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज नहीं है। वो क्या करते हैं, आपका एक फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है उसको प्रीमेच्योर वापस ले आते हैं। अब होता है क्या है कि जब फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है, जिस तरह शाहीन अफरीदी की मैं मिसाल देता हूँ कि उसका जो राइट नी का लेगामेंट था वो इंजर्ड हो गया, तो अब अगर मेडिकल पैनल में कुछ सेंसेबल लोग होते कोचिंग स्टाफ में, तो उनको प्रॉपर रेस्ट करने देते और हील हो जाते। अब होता क्या कि जब फास्ट बॉलर प्रीमेच्योर वापस आता है, इंजरी कैरी कर रहा होता है, तो फिर वो शिफ्ट करता है गियर, जो उसके इंजर्ड एरिया होता है उसको सेव करने के लिए अपने बाकी मसल्स पर वो स्ट्रेस डालता है, और इस वजह से उसकी सारी जो बॉडी की अलाइनमेंट है और जो बायोमैकेनिक्स है वो खराब हो जाती हैं, और उसके बाद उसकी पेस गिर जाती है, और वो ना इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल रहता है, ना वो अपना कैरियर प्रोलॉन्ग कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इनको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और इनको जल्द अज जल्द सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा अजहर भाई, जिस तरह भी अब्दुल रऊफ भी बात कर रहे हैं, आप भी डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, आपको नहीं लग रहा कि चुन चुन के वो स्टेप लिए जा रहे हैं, चुन चुन के उन लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट की जा रही है कि जो पता नहीं दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क और सत्यानाश ही करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेहतरी तो पाकिस्तान क्रिकेट में नजर नहीं आ रही है, और फिर हम जैसे एंकर अब्दुल रऊफ जैसे लोग और वो लोग और आप जैसे लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी की बात करते हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बतौर विलन अपने सामने समझता है कि जी हम पे तनकीद कर रहे हैं, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े शक्ति कपूर और दुनिया के सबसे बड़े मुस्तफा कुरैशी यही लोग हैं। नहीं अली, देखें बात पता क्या है, जब क्रिकेट जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपकी जो माइंडसेट है ना उसमें शामिल हो जाती हैं। अगर आपके पास क्रिकेट खेलने के लिए अगर आपके पास स्किल नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, बिलीव नहीं है, तो आप कोई भी क्रिकेट ले लें, अगर आप क्लब क्रिकेट ले लें, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, आप पाकिस्तान की टीम की बात कर लें, तो आपको कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स को ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर अब जिस तरह रऊफ ने बात की ना शहनशाह अफरीदी की या खुरम शहजाद की, तो मैं मुझे याद आ गया कि मोहम्मद जाहिद एक फास्ट बॉलर होते थे, आपको याद होगा। तो उनका जो एक्शन था वो ऐसा था कि वो ओपन एक्शन था और बहुत बाहर चले जाते थे, और उनका सारा जो
वजन था ना, उनकी लेफ्ट उनकी जो कमर की जो हड्डी थी ना, उसके ऊपर पड़ता था। तो आप यकीन करें कि उन्होंने जब लंबे स्पेल किए तो वो जो उनका जो बैक का प्रॉब्लम था वो इतना एक्यूट हो गया कि वो श्रीलंका में थे तो ही कुड नॉट इवन वॉक। तो अब आप हम मोहम्मद जाहिद के बारे में, ब्रायन लारा ने ये कहा था कि इतना तेज बॉलर जो है और इतना अच्छा बॉलर मैंने कम खेला है। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट ब्रायन लारा से आ रहे थे तो हमने मोहम्मद जाहिद को भी जाया कर दिया। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल राउत ने सही बात की है कि बहुत सारे ऐसे बॉलर्स होंगे जो कि हमारी आंखों से ओझल हैं, मगर जिनके प्रॉब्लम जो है, अभी एहसानुल्लाह के बारे में जो जिक्र हो रहा है कि एहसानुल्लाह ने जी 158 और 160 के ऊपर अगर बॉल किया है तो वो क्या वजह थी कि वो दोबारा पाकिस्तान। अच्छा, मैं जरा इसमें मैं आता हूँ जरा अजहर भाई और अब्दुल रऊफ साहब जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं भी जरा ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से जब वापस तो इसको मजीद कंटिन्यू भी करते हैं और दीगर मुद्दों पे भी जो है वो आपका इनपुट हासिल करते हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और अभी अगर रमीज राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जनाब कि आयरलैंड में जो सीरीज़ हो रही है, इस वक्त मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे साथ दो ऐसे क्रिकेटर मौजूद हैं जो ब्रॉडकास्टिंग से भी इनका ताल्लुक है, दोनों ही कमेंटेटर भी रहे हैं, दोनों ही क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। इनसे हम जरा बात करेंगे। अजहर भाई, आपने बड़ा एक तवील अरसा कमेंट्री बॉक्स में गुजारा है और एनालिस्ट के तौर पर आपने बहुत सारे स्टूडियोज़ को शेयर किया है। अब्दुल रऊफ भी कमेंट्री करते आए और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जो ट्रांसमिशन भी करते हैं मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल के ऊपर स्पोर्ट्स के हवाले से। तो अजहर भाई, पहले मैं आपसे पूछूंगा, इस कवरेज को देखते हुए आपको नहीं लग रहा कि जैसा हमारी टीम खेल रही थी वैसे ही कवरेज भी हो रही थी? बहुत अफसोस हुआ अली, देख के कि क्या कवरेज थी और ये इंटरनेशनल के क्या शान शान थी। और क्या इसको हमें पहले इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी हमारे क्रिकेट बोर्ड को कि क्या आप हमें इतनी पैथेटिक जो हमें कवरेज दे रहे हैं, ना आपके पास DRS सिस्टम है, ना आपके पास रेफरल है, ना आपके पास स्लो मोशन है, ना आपके पास नो बॉल देखने का और देखने का। ये चीजें अगर नहीं है तो भाई मेरे फिर इंटरनेशनल क्रिकेट करवाने का फायदा क्या? व्हाई यू अलाउ देम टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट? जब तक आप रिचुअल्स जो उनके पूरे नहीं करते तो यू शुडंट बी प्लेइंग, यू नो दैट। अब्दुल रऊफ, आप क्या कहेंगे? जो भी अजहर भाई ने ये बात की, रमीज राजा ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के खिलाफ इस तरह की कवरेज होती तो इंडिया फिर उसमें तहरीरी शिकायत करता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो हर एक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है, कुछ एक्शन लेता ही नहीं है किसी मामले पर। देखिए, बिल्कुल सही बात की अजहर भाई ने। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और इस दौर में अगर जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत ज़रूरी हो गया, तो मेरा ख्याल है कि आयरलैंड जैसे कंट्री में, जो कि एक डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होना चाहिए था। और उसमें फिर देखें कि सिर्फ 8 कैमरों के साथ आप पूरा मैच कवर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल मैच 8 कैमरों से कवर करना ये बहुत ही अफसोसनाक है। और उसके बाद जो इनका स्टेडियम भी नहीं है, वो एक क्रिकेट ग्राउंड था, आम सा क्लब ग्राउंड था, जिसकी आउटफील्ड भी इतनी अच्छी नहीं थी और उससे तीनों मैचेस करवा दिए गए। तो ये जब पाकिस्तान की और मालिक की सीरीज होती है तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट होती है उनको कल ही देखना चाहिए ये चीज़ें। सही, ठीक है। अच्छा अब्दुल, अब जरा सा बात कर लेते हैं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप को लेकर IPL के अंदर बाउंड्रीज छोटी कर रहा है, 200 रन हो रहे हैं, 230 रन हो रहे हैं और वो 200 रन और 230 रन वो चेस भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी टीम जो है वो वही 170-180 के माइंड सेट से खेल रही है। इवन अभी आयरलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान की टीम इसी तरह से खेल रही है। तो हमारी जो क्रिकेट है वो मॉडर्न उसमें अप्रोच क्यों नहीं आ रही है कि अब दूसरी टीमें इस तरह से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही हैं? देखिए, आपको मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा ख्याल है कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। जब तक आप एक विजन पे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी पॉलिसी बन नहीं सकेगी। हमारे अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है बार बार चेंज होते हैं, चेयरमैन चेंज होते हैं, फिर वो अपनी नई टीम लेकर आ जाते हैं। इस तरह एक पॉलिसी बन नहीं सकती और एक थिंक टैंक बनता नहीं है। बार बार की पॉलिसी चेंजिंग की वजह से हमारा जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट बोर्ड है, उसी जगह पे खड़ा। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने जो वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में वो जीता था और उसके बाद जो उनके कैप्टन थे कमिंस, वो 8 या 10 प्लेयर्स के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर गए और जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई है, T20 सीरीज बायलैटरल हुई है, उसमें जितने भी यंगस्टर थे उन सबको उन्होंने चांस दिए। इसी तरह अभी न्यूजीलैंड की टीम में बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। पाकिस्तान की टफ टीम के खिलाफ उन्होंने 10 नए प्लेयर्स ट्राई किए और उनको बड़ा अच्छा एक रिप्लेसमेंट प्लान मिल गया।
इसी तरह बाकी मालिक भी कर रहे हैं। हमारे क्या हो रहा है कि हम रिकॉर्ड की खातर उन्हीं प्लेयर्स को कैरी करते जा रहे हैं। अगर आपका नेपाल के साथ मैच है वही खेल रहे हैं, अफगानिस्तान से भी वही खेल रहे हैं, श्रीलंका की बी टीम आ रही है वही खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड की सी टीम आ रही है वही प्लेयर खेल रहे हैं, अगर आयरलैंड की टीम आ रही है वही प्लेयर खेल रहे हैं। तो फिर आपका मेरा ख्याल है कि बेंच कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा और ना ही कोई रिप्लेसमेंट प्लान आ सकेगा, ना आपकी टीम बन सकेगी, और ना ही जो नए लड़के हैं जो डोमेस्टिक में काफी अर्सा से परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांसेस वगैरह मिल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है अब्दुल रऊफ, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने मसरूफियात में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला रात के इस पहर। अजहर भाई हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब का हमारा साथ यहीं तक का था। एक दफा फिर हम इंतहाई मशकूर हैं अब्दुल रऊफ साहब के, उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अजहर भाई से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ और अजहर खान साहब। इस वक्त अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं बजरिए टेलीफोन कॉल। अजहर भाई हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से हम बात करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये दुनिया में कहां पर होता है कि आपने एक शख्स को अपने पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का राइट दे दिया कि आप इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को डिजाइन करो, उसने जो है वो उठा के जो है वो बता दिया कि जी इतने ओवर तक की जो वो पहली इनिंग होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इतने ओवर दूसरी टीम की इनिंग होगी, यानी ओवर्स को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में महदूद कर दिया। टीम डायरेक्टर बनाकर आप लेके गए उनको दौरे ऑस्ट्रेलिया में, जो दुनिया का सबसे मुश्किल टूर होता है, और कोचिंग कोर्स वो अप कर रहे हैं। और दूसरी जानिब देख रहे हैं हम इनजस्टिस इतना है कोचिंग कोर्स में कि एक शख्स जिसने 3 महीने पहले लेवल 1 किया है उसको आप 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि आपका वो ब्लू आइड बॉय है, उसको आप लेवल 2 का कोर्स करा रहे हैं। इससे पहले उस शख्स ने कोई कोचिंग कोर्स नहीं किया था, उसको आपने सिंध की टीम का उठा के कोच बना दिया था, फील्डिंग कोच बना दिया था। ये सब कुछ जो हो रहा है ये कहां पाकिस्तानी क्रिकेट जा रही है? अली, मुझे जो महसूस हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि हमने 45 इयर्स जो है ना वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया था। और 72-73 की बात मैं कर रहा हूँ जब तक कादर साहब मरहूम ने बहुत उम्दा तरीके से ना ये कन्विंस किया था तमाम डिपार्टमेंट्स को कि वो अपनी क्रिकेट की टीम बनाए। और फिर आप देखें कि जब क्रिकेट की टीम बन गई तो जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बाद माइग्रेट करते थे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद वो जब आते थे डिपार्टमेंट में तो डिपार्टमेंट में हमेशा चूज करते थे अपने बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स को। और उसमें आपको याद होगा कि हबीब बैंक ने जब टीम बनाई तो 4 खिलाड़ी उन्होंने लाहौर से चूज किए। उसमें आगा जाहिद थे, पीजे मीर था, मुदस्सिर नजर थे और मैं था। और कराची से जावेद मियांदाद, मोहसिन हसन खान, लियाकत अली, राशिद इसरार, ये वो खिलाड़ी थे। और आपके विकेट कीपर थे जहीर अहमद। बिल्कुल। और मैं आपको ये बताऊं कि इन लोगों की जो कंट्रीब्यूशन थी ना, जावेद मियांदाद थी, मोहसिन हसन खान थी, और जिस अब्दुल कादिर आए हैं और फिर उन्होंने आके माशाल्लाह अब्दुल रकीब की कप्तानी में वो खेले, जावेद मियांदाद उनकी कप्तानी में खेले। उन्होंने, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में आना आसान था, हबीब बैंक के 11 में आना बहुत मुश्किल होता था। तो उससे जाहिर होता कि एक 45 साल का स्ट्रक्चर जो था वो बड़ा खूबसूरत तरीके से चल रहा था। एकदम आपने उसको खत्म कर दिया, आपने प्रोविंशियल टीमें ले आए, 6 टीमें हो गई, कोई पता नहीं कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर खेल रहा है, किस एरिया से बिलोंग करता है, कौन से प्रोविंस को उसको करना है। फिर सबसे जो मुझे सबसे हैरानकुन बात लगी कि 3-4 साल के बाद फिर आपने वो जो सिस्टम था उसको चेंज करके फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट में, ये इतना आसान नहीं होता। ये ऑर्गेनाइज करना या मैनेज करना या बनाना डिपार्टमेंटल क्रिकेट में इसको आसान नहीं होता। अभी मैं एक हॉकी प्लेयर का सुन रहा था कि वो उन्होंने कहा कि जी जो सबसे बड़ा नुकसान हमने किया वो हमारी जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट की जो नौकरियां थी ना वो खत्म की। तो ये तो क्रिकेट में इतना लोगों के पास एक क्वेश्चन होता था। आप स्टेट बैंक की टीम को देख लें कितनी अच्छी टीम होती थी, आप अगर अपना एमसीबी की देख लें कितनी अच्छी टीम होती थी, अलाइड बैंक की कितनी अच्छी होती। ये टीमें वो थी क्योंकि सर सॉरी खता कलामी होती है क्योंकि डिपार्टमेंट को फायदा ये होता था कि प्लेयर के नाम से टीम जानी जाती थी। जहां इकबाल कासिम का नाम आता है वहां जहन में ऑटोमेटिक नेशनल बैंक का नाम आ जाता है। जी बिल्कुल। क्योंकि जहां पे शफीक पापा का नाम आ जाता है वहां पे ये अली जिया का नाम आता है, ऑटोमेटिक यूबीएल जहन में आ जाती है। अब्दुल समी का नाम आता है तो लोग समझ जाते हैं कि रेलवे की बात हो रही है। नजीर जूनियर का नाम आता है तो डिपार्टमेंट की पहचान उनके प्लेयर से हो जाती थी।
ये बिल्कुल आपने सही कहा। और अब अगर आप यूबीएल की बात करते थे तो हारून रशीद थे यूबीएल, बड़े नाम, एहतशाम भाई थे, बड़े नाम थे, एहतशाम थे, सिकंदर बख्त थे, ये ऐसे खिलाड़ी थे जब इनका नाम आता था तो जो आपने कहा उनकी पहचान थी। हबीब बैंक में अगर जवेद मियां दादा तो पता चलेगा हबीब बैंक के हैं, अब्दुल कादिर पता चलेगा हबीब बैंक के हैं। तो ये एक प्लेयर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी थ्रू देयर ओन परफॉर्मेंसेस, और वो इतनी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपको एक किस्सा अब्दुल कादिर का सुनाऊं, तो वो अगर आपके पास 2 मिनट हो, अगर मुझे अलाउ करें तो वो ये था कि अब्दुल कादिर ने फैसलाबाद में टेस्ट मैच खत्म किया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। रात को वो उसने ना पहुंचा लाहौर, और वो 9 के 9:30 10 बजे के बाद ना वो आया एयरपोर्ट। 11:30 12 बजे उसने नाइट कोच ली, वो लेकर कहाँ पहुंचा, कराची एयरपोर्ट उतर के उसने टैक्सी किराए में ली, और रात को सुबह कोई 4 बजे के करीब ना वो हैदराबाद के स्टेडियम में पहुंचा। हमारा मैच था यूबीएल के साथ, और अब्दुल कादिर ने अपने मैनेजर को उठाया और कहा कि मैं पहुंच गया हूँ, मेरा नाम दे देना और ये ना बताना कि मैं आ गया हूँ। उन्होंने थोड़ी सी नींद पूरी की, नाश्ता किया, और मुदस्सिर नजर कैप्टन थे यूबीएल के, तो वो कहते हैं आज देखते हैं तुम बगैर अब्दुल कादिर के किस तरह जीतती हो। तो अभी वो टॉस होने वाला था, तो देखा अब्दुल कादिर जो था वो ग्राउंड में एंटर हो रहा था। बिल्कुल। तो ये शौक था, ये जज्बा था, ये लगन थी। अब वो कहाँ चले गए वो क्रिकेटर? अब तो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए तैयार ही नहीं होता। सब कहते हैं जी बस 20 ओवर की क्रिकेट। तो सर इसमें हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है ना कि पीएसएल से टीम बनानी तो फर्स्ट क्लास खेलेगा कौन। लेकिन सर आखिरी सवाल मेरा यह है कि अब आपको लगता है कि जब आपने जिस दौर में आपने क्रिकेट खेली है, टीम खेलती थी, अब लगता है आपको कि हमारे जो चेयरमैन साहब है वो भी जो है 100 विकेटें मुकम्मल करने पे जर्सी पकड़ा रहे हैं, 3000 रन मुकम्मल करने पे जर्सी पकड़ा रहे हैं। ये तो हम खुद प्रमोट कर रहे हैं ना कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस को, हम टीम को तो प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लेयर भी हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को थोड़ा सा अपने आप को ना इन प्लेयर्स से जरा थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, और उनको एज ए चेयरमैन पीसीबी जो है ना वो ही बनकर दिखाना पड़ेगा। और वो ठीक है आप सोने का नवाला दें, मगर शेर की आंखों से भी उनको देखें। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो दे शुड बी अकाउंटेबल। क्योंकि देना पड़ेगा सोने का निवाला, क्योंकि आप तो हैं वजीर दाखिला, तो आपको तो देखना पड़ेगा शेर की निगाह से। नहीं, वो आपने ठीक कहा, मगर मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आप प्लेयर्स के साथ इतना अमेलगामेट ना करें कि वो कई दफा वो ना वो उससे अनड्यू इंपॉर्टेंस उसकी ले ले। तो चेयरमैन को सब चाहिए कि ये ठीक है कि अपने जज्बे को वो कायम रखें, अपने प्यार मोहब्बत को लगन को कायम रखें, मगर देखें शेर की आंख से। ठीक है, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे अजहर खान साहब, लेकिन ज़बरदस्त गुफ्तगू करता तशनगी हमेशा रहती है जब भी अजहर भाई के साथ गुफ्तगू होती है, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि आज हम बात कर सकें पाकिस्तान आयरलैंड सीरीज़ के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट को दरपेश मसाइल के हवाले से, क्योंकि 2 डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ आज के शो में हमारे साथ मौजूद थी। अब्दुल रऊफ़ जो खेलते भी बहुत अच्छा थे और बोलते भी बहुत अच्छा हैं, और दूसरी तरफ अजहर खान साहब थे कि जिन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया, और उनको जितने भी मौके मिले पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी तनदेही के साथ पाकिस्तान के लिए हम वक्त दस्तयाब रहे पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। और यही इस जी स्पोर्ट्स का खासा भी है कि चाहे यहाँ पर मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग आएँ, चाहे यहाँ पे अब्दुल रऊफ़ जैसे लोग आएँ, चाहे यहाँ पे अजहर खान जैसे लोग आएँ, ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं, और चूँकि ईमानदारी के साथ जाफिशानी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान के सब जिलाली परचम के लिए काम किया। इसीलिए आप इनको जी स्पोर्ट्स में देखते भी हैं और ये डिजर्व भी करते हैं कि हम अपने इन हीरोज़ की जो है हम कदर करें और इनकी हम इज्जत करें। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी। इस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।